मौत एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकती है। आज की कहानी दो बहनों की है जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था और अपनी जिंदगी को गोद लिए हुए घरों में गुजारती थी। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाए। क्या कर रही हो निधि? अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो मिट्टी में खेलना बंद कर दो। दीदी क्या तुम भी? बच्चों, अपने कमरे में जाओ और जाकर सामान पैक कर लो। तुम्हें लेने के लिए मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी जाओ। क्योंकि नैना और निधि अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे, तो अक्सर उनको फैमिलीज चेंज करनी पड़ती थी। जिंदगी अब तक खुशनुमा चल रही थी। दीदी, सच कहूँ तो मुझे इस परिवार को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम अनाथ की जिंदगी ऐसी ही होती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। दोनों अडॉप्टेड बहनें अभी जिंदगी की लड़ाई में बहुत छोटी थी। नैना जहां 13 साल की थी तो उसकी छोटी बहन निधि 10 साल की थी। अब उन्हें मर्फी फैमिली में जाना था। दीदी, क्या तुम्हें पता है मर्फी आंटी बहुत खड़ूस है। इन्हें बच्चों से कोई खास लगाव नहीं है। फिर न जाने क्यों ये हमें लेने आई है। हाँ, ये बात है तो सही, क्योंकि मैंने भी सुना है कि इनका स्वभाव बहुत अजीब है और व्यवहार बहुत खतरनाक है। पहले भी कई लोगों ने इनके यहाँ से बच्चों के गुमशुदा होने के किस्से बताए हैं। बच्चों, बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ? शाम होने वाली है ना, जा। हाँ, जा। दोनों बहनें अब मर्फी फैमिली पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था और रोशनी से चकाचौंध था ये घर। उस रात दोनों बहनें सो गई और अगली सुबह उठी तो मर्फी उनके बगल में बैठी थी। बच्चों, वैसे तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है ना? लेकिन मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। हाँ, या तो घर के सारे काम करो या स्कूल जाओ। नैना को पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घर का काम करना सही समझा और निधि ने स्कूल जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद नैना, नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचो। चलो। डाइनिंग हॉल पर बैठने के बाद निधि, तुम शुरू करो। आज तुम्हारा मनपसंद पकवान बनाया है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पहले परिवार कैसे रहे हैं या उनकी क्या मानसिकता रही है, लेकिन इस घर में हम ईमानदारी को महत्व देते हैं और तुम जिसे अपनी बहन कहती हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये तुम्हारी काल्पनिक मित्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? और तुम अब 13 साल की हो। अब ये बचकानी हरकतें तुमको शोभा नहीं देती। मैडम, ये आप क्या कह रही है? क्या निधि आपको दिखाई नहीं देती? ये मेरी काल्पनिक या सपने की बहन नहीं है, बल्कि असली बहन है। आपने हम दोनों को अडॉप्ट किया है ना? नहीं नहीं नैना, मैंने सिर्फ तुम्हें गोद लिया है। मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानती। और निधि कहकर जिसे तुम बुलाती हो ना,
असल में उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। मर्फी की ये बातें सुनकर नैना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाई और नाराज होते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए, क्या मैं पागल हूँ? क्या निधि जैसी कोई लड़की असल में है ही नहीं? ये सब मेरा वहम है। क्या मेरी इसी पागल और बचकानी हरकतों की वजह से पुराने परिवारों ने मुझे छोड़ दिया है? नैना अपने मन में ये सवाल कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। निधि, निधि तुम, मेरी बहन मर्फी आंटी है ना, वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो कहती है तुम असल में हो ही नहीं, जबकि तुम हो। सच कहना, कहीं ये मेरा वहम या ये पागलपन तो नहीं है ना? सच बोलो। निधि की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिना कोई जवाब दिए सीधा चलने लगती है और वो बेसमेंट के पास जाकर गायब हो जाती है। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। तभी उसे भूरे बालों वाली और चेहरे पर बहुत झुर्रियां वाली औरत दिखती है, जो ठीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस मर्फी ही है। नैना को दिखता है कि मर्फी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नरभक्षिणी डायन है। तभी वो प्लास्टिक के थैले में से एक लाश को बाहर निकालती है। ऊपर बल्ब लटक रहा होता है, जिसकी रोशनी में नैना को साफ दिखता है कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि निधि की थी। नैना अंदर से कांप उठती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन अगर मर्फी उसे अभी इसी वक्त देख लेगी तो जाहिर है वो उसे भी मार देगी। नैना दबे पांव अपने कमरे में आती है और दरवाजा कसकर बंद करके रोने लगती है। अब तो वो और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होती है तो वो ये सोचती है कि असल में पूरा मामला है क्या। असल में अभी उसने निधि की लाश को देखा, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्फी ने निधि का कत्ल कर दिया और अपने कातिल के कैरेक्टर को छिपाने के लिए निधि को अदृश्य साबित करने का ढोंग कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो निधि उसे कैसे दिखाई दे रही है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसका सिर ये सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। तभी उसने अपनी बगल में निधि को बैठा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी, तुम डरो मत। ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अब कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही है। ठीक पिछले हफ्ते के शनिवार की रात को जब तुम बार्बर अंकल के साथ मेला देखने गई थी ना, तब मैं गलती से मर्फी आंटी के रूम में दाखिल हो गई थी, जहाँ जाने को वो सख्त मना करती थी। मर्फी आंटी के कमरे में उनकी असलियत थी, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़े नाखून, सफेद बाल और खून की बोतल। मुझे मर्फी आंटी ने देख लिया और अपनी असलियत छिपाने के लिए उन्होंने मुझे धोखे से बेसमेंट में बुलाया और सिर पर रॉड मारकर मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी। और वही मुझे एक प्लास्टिक के थैले में बांध दिया, जिससे किसी को मेरे बारे में कभी पता ना चल सके। इतना बताकर निधि वहां से गायब हो गई। यानी कि नैना को अब पूरा माजरा पता चल चुका था
उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसके और उसके बहन में एक बहुत मासूम रिश्ता था, जिस वजह से निधि की आत्मा मरने के बाद भी उसे दिखाई देती है। नैना ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी तरह से निधि को इंसाफ दिलाएगी और मर्फी को सजा। इसलिए अगली सुबह होते ही वो तैमूर अंकल के घर गई और उन्हें जाकर सारी बात बताई। तैमूर वही शख्स था जिसने इनका सेटलमेंट मर्फी फैमिली में कराया था, लेकिन इसके बावजूद तैमूर भी मर्फी की असलियत से अनजान था। शाम को नैना तैमूर और पुलिस वाले को लेकर मर्फी हाउस पहुंची और उन्हें बेसमेंट में उस लाश को दिखाने के लिए ले जाने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो देखकर सबका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा मर्फी फांसी के फंदे पर झूल रही थी और अब उसका असली चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ झलक रहा था। वो 200 साल की बुढ़िया नजर आ रही थी। अब तो मर्फी ही मर चुकी थी, तो अब इसके आगे क्या ही हो सकता था। लेकिन नैना ने निधि को मर्फी के झूलते लाश के बगल में मुस्कुराता देखा। नैना समझ गई कि इस चुड़ैल की इतनी भयानक मौत कैसे हुई। इसका कत्ल निधि ने ही किया। वो आखिरी बार था जब नैना ने निधि को देखा। उसके बाद निधि का दाह संस्कार हुआ और फिर निधि कभी भी नैना को नजर नहीं आई। मर्फी का अंत भले ही दर्दनाक हुआ, लेकिन उसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। 2 बहनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज इस घटना को बीते एक लंबा समय हो गया है, लेकिन नैना आज भी उस घड़ी को याद करती है तो दहल उठती है, खासकर उस लम्हे को जब मरने के बाद भी निधि की आत्मा ने उसे सच बता दिया और मर्फी का पर्दा फाश किया। इसलिए कहते हैं, मौत सिर्फ शरीर को आती है, आत्मा और भावना दोनों अमर है। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र है तो मौत के बाद भी आपका प्रेमी आपकी रक्षा करेगा और आपके साथ रहेगा। भले मर्फी ने खुद की असलियत छिपाने के लिए निधि का कत्ल कर दिया, लेकिन निधि की मौत के बाद भी असली सच सबके सामने आ ही गया। अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों को उस माया का खौफ नहीं? आज अमावस्या है, वो जरूर निकलेगी। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हुए हो? कोई आफत आने वाली है क्या? अरे थोड़ी धीरज रखो सरकार। क्या तुम लोग भूल गए 1 साल पहले इस गांव में क्या कुछ घटा था? क्या तुम सब में उस घटना का जरा भी खौफ नहीं है? अरे मालिक, क्यों आप दुखती रग पर हाथ रख रहे हो? जो बीत गया उसे याद करके क्या मतलब है? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया, वो उसका बदला लेने जरूर आएगी। ओह अच्छा, तो तुम उस डायन की बात कर रहे हो जिसे गांव वालों ने पीपल के झाड़ से लटका कर जला दिया था? हाँ विनोद बाबू, तुम एकदम ठीक पकड़े। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तुम उस बीती हुई बात का जिक्र क्यों कर रहे हो? उस डायन की कहानी तो वहीं खत्म हो गई जब गांव वालों ने उसे जला दिया। लेकिन क्या तुम्हें इसके बाद का वो भयानक वाकया याद है, जब उस डायन ने ये श्राप देते हुए कहा था कि वो जरूर आएगी? इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जिन लोगों ने उस डायन को जलते हुए देख लिया था, वो फिर दोबारा कभी भी अपनी खुली आंखों से देखने लायक नहीं बचे थे। उस डायन की मौत देखने वाले हर शख्स की आंखों की रोशनी चली गई थी। अरे बाबा,
लेकिन उन बातों को आज 1 साल बाद दोबारा दोहराने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं तुम सबको और गांव वालों को वो वाकया दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्योंकि उस डायन का दिखना इस गांव में फिर से शुरू हो चुका है। परसों रात बद्री के घर से उसका 9 महीने का बच्चा गायब हो गया और पिछली रात कोई उसी बच्चे को बद्री की छत पर ही छोड़ गया। जांचने पर पता चला कि वो बच्चा मर चुका था और उसके पूरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। अरे तुम कहना क्या चाहते हो काशी? क्या तुम इसका इशारा उसी डायन की तरफ तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल वही इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि बीते 2-3 हफ्तों से छोटे बच्चे फिर से गायब होने लगे हैं। ऐसे में उस डायन पर शक किया जा सकता है। लेकिन जब गांव वालों ने उस डायन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, तो फिर वो डायन दोबारा कैसे आएगी? प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी बात ही सच हो, क्योंकि अगर मेरा मानना सही निकला, तब इस बार गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहता हुआ काशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके दूसरे साथी भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। पिछले 1 महीने में उस गांव से कई बच्चे गायब हुए हैं, जो एक भयंकर खतरे का संकेत है। काशी उस गांव का सबसे विद्वान शख्स था और वो जो भी कहता था वो 100% सच हो ही जाता था। इस बार उसका पूरा शक उस डायन की तरफ था, जिसे पिछले साल गांव वालों ने जलाकर मार डाला था। पिछले साल भी उस डायन का अंदाजा सबसे पहले काशी को ही हुआ था और उसकी साजिश के तहत ही गांव वालों ने उस कल्कि डायन को मार डाला था, जो गांव के छोटे बच्चों को अगवा करके उनके खून से नहाती और जवान मर्दों को अपने मुंह में फंसाकर उनके साथ संभोग करती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। ऐसा करके वो पूरे गांव को शमशान बना देना चाहती थी, लेकिन काशी ने गांव वालों को कल्कि और उसके अड्डे की जानकारी दी, जिससे तंत्र साधना में लीन होते वक्त गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला डाला। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गया या रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, सिवाय एक काशी को छोड़कर। कल्कि डायन की एक खास बात थी कि वो पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए ही अपने तहखाने से निकलती थी और अपने शिकार की तलाश करती थी। वो 3 महीने का दौर अब शुरू हो चुका था। क्या इस बार भी काशी का शक सही साबित होगा या कहानी इससे भी भयंकर रूप लेगी? ये हम आगे जानेंगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। काशी किसी गहरी सोच में खोया अपने खाट पर लेटा था। किसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी शायद। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और इसके साथ ही काशी के भी सोच का बांध यहीं टूट जाता है। काशी अंदर से ही आवाज लगाता है, कौन है इस वक्त? जाने क्या आफत आ गई। तभी बाहर से एक आवाज आती है, अरे काशी भाई, हम हैं दूध वाले अजय। काशी का दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ा था। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के साथ ही काशी पूरे सिर से पैर तक कांपने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। काशी हड़बड़ाते और घबराते हुए बोला, तुम कल्कि? लेकिन तुम यहाँ? हाँ, मैं वही हूँ जो तू सोच रहा है। मैं कल्कि हूँ और अपना मकसद पूरा करने आई हूँ, जो बीते साल अधूरा रह गया था। और साथ ही साथ मुझे मेरी जुड़वा बहन का बदला भी तो लेना है। बहन? इसका मतलब हमने जिसे कल्कि डायन समझकर मारा,
वो तुम नहीं, तुम्हारी हम शक्ल और लिबास में तुम्हारी जुड़वा बहन थी। हाँ, जिसे तुमने कल्कि समझकर मारा वो मेरी जुड़वा बहन थी। तुम निर्दयी लोग हमारे कुटिया के पास पहुंचकर हमें मार देने वाले हो, इसका अंदाजा हमें पहले ही हो चुका था। लेकिन गांव वाले मूर्ख लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है, और बस इसी बात का पूरा फायदा मैंने और मेरी बहन ने उठाया। मेरी बहन अब तक एक ताकतवर डायन बनी नहीं थी, इसी वजह से वो तुम लोगों के लिए एक कम खतरा थी। मैंने मेरी बहन से वादा किया था उसके मरने के बाद मैं अपनी काली विद्याओं की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दूंगी। अफसोस मैं नहीं कर पाई, और आज ठीक 1 साल बाद बरसात की पहली बूंद गिरते ही मैं इस गांव में लौट आई, और अगले 3 महीने में इस गांव को मैं पूरी तरह खंडर बना दूंगी। उस डायन की आप बीती सुनने के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और वो डायन उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अब जब तू मेरी असलियत जान चुका है तो तेरा जिंदा रहना मेरी साजिश के लिए खतरा बन सकता है। और वैसे भी बीते साल तूने ही गांव वालों को हमारे खिलाफ उकसाया था ना, और तेरी वजह से ही मैंने अपनी बहन खोई है। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आज ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे गांव छोड़ने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि तुझे दुनिया छोड़नी होगी। काशी उस डायन से जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन उस डायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में अपने नुकीले नाखूनों को उसके सीने के पार कर दिया और उसके जिस्म से उसका दिल निकाल लिया। अगली सुबह गांव वालों को उस पीपल के पेड़ पर काशी की लाश लटकती मिली, ठीक उसी तरह जिस तरह गांव वालों ने कल्कि की बहन को उस पेड़ से लटकाया था। इस दृश्य को खुली आंखों से देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन काशी की मौत से गांव वालों को एक बड़े खतरे का संकेत मिल चुका था। गांव वाले इस किस्से पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। अरे किशन बाबू, काशी भाई की हालत देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब हम गांव वालों को भी बड़े सावधानी से रहना होगा, वरना न जाने उस डायन का अगला शिकार कौन होगा। इस घटना को बीते 10 दिन गुजर चुके थे और आज 11वीं रात थी। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल की खनखन हुई, जिससे कुछ लोगों की नींद खुली, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। जागे हुए लोग बिस्तर पकड़कर भगवान का नाम जप रहे थे, और वहीं जिसके घर का दरवाजा खुला छूटा था, कल्कि उस घर में दाखिल होकर वहां मौजूद सभी को जान से मार देती और फिर बड़े सुकून से उनका खून पीने लगती। अगले दिन गांव के खेतों में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जिससे बहुत से किसान ने आत्महत्या कर ली, तो कुछ ने गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव वालों को पीने का पानी मिलने वाला एकमात्र वो कुआं भी अंदर से जहरीला हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। गर्भवती महिलाओं के बच्चे पेट में ही मर गए।
गांव वालों ने इस दर्दनाक घटना का पूरा जिम्मेदार ओसी डायन को ठहराया और सब ने ये मान लिया कि उनके गांव को जरूर किसी की हाय लगी है। यही सोचकर एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गया और आज इस खौफनाक किस्से को 11 साल गुजर जाने के बाद भी अगर कोई भूला भटका गलती से उस गांव में जाने की हिमाकत करता है, तब उसे गांव के प्रवेश मोड़ पर काशी की आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें अंदर जाने से रोकती है। लेकिन जो काशी की बातों को नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाता है, वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आता और उसी गांव के भूत या वातावरण में कहीं भटकता रह जाता है। आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था। मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की। बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है।
जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम। लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है